चलिए नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। इससे पहले हमने 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उन 16 महाजनपद में से एक मगध के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कि कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, उसके कारण क्या थे और उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख वंश कौन कौन से थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। सबसे पहले यदि हम परिचय की बात करें तो यहाँ पे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब 16 महाजनपद हुआ करते थे उनका उदय हुआ था, जिनमें से मगध महाजनपद जो वर्तमान में बिहार वाला क्षेत्र है सबसे ताकतवर एवं सबसे शक्तिशाली बनकर आगे आया था। यह उत्तर की सीमा इसकी लगती थी गंगा नदी से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। इसकी शुरुआती राजधानी गिरिब्रज थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना वाला क्षेत्र है। इतना समझ में आया आपको? ये था कुछ बेसिक परिचय। अब इसके बात करेंगे हम इसके उत्कर्ष के कारण क्या थे। सबसे पहला तो इसको भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों ओर से नदियां घिरी हुई थी। गंगा हो गई, सोन हो गई, गंडक हो गई, इन सबके संगम पे था और यह घिरा हुआ था पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ी? राजगीर की पहाड़ियों। इस कारण से इसे जीतना क्या था? कठिन था। अगला था लोहे की प्रचुर मात्रा यहाँ पे उपलब्ध थी, जिस कारण से हथियार जो थे वो मजबूत हुआ करते थे। कृषि उपकरण बनाए गए जिससे कृषि खेती करने में हमें सुविधाएं हुई, आसानी हुई। यहाँ पे नदियां होने के कारण, यहाँ पे जो नदियां हुई थी उनके कारण जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। उस कारण से जो मिट्टी थी वो उपजाऊ हुई और मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण अधिक कर सुनिश्चित किए गए। साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारिक संबंध भी बनाए गए। अब हाथियों का प्रयोग यहाँ पे देखा गया कि जो मगध की सेना थी उसमें हाथी की ताकत बहुत अधिक थी, जिस कारण से किसी भी राज्य को जीतना बहुत ही आसान था। अगला एक यहाँ पे रह गया योग्य शासक। अगला आता है योग्य शासक। एक कारण ये भी रहा क्योंकि यहाँ पे शासक जितने भी आए थे, बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो या जो भी हो, वो सभी योग्य शासक माने गए थे और उनको इन सब की ये सारी सुविधाएं मिल गई। तो नहले पे दहले जैसी बात हो गई, ये तो है ना। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से मगध का उत्कर्ष हुआ। अगला देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख राजवंश। तो सबसे पहला राजवंश है बृहदत्त वंश, दूसरा आता है हर्यक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश और चौथा आता है नंद वंश। बृहदत्त वंश को सबसे प्राचीनतम वंश माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन वंश माना जाता है, जिसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। कहां से मिलती है? पुराणों से मिलती है। तो चलिए समझते हैं सारे वंशों के बारे में। पहले हम शुरुआत करेंगे बृहदत्त वंश से। बृहदत्त वंश का संस्थापक जो बोला गया उसे माना गया राजा बृहदत्त को। बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध, जो कि एक प्रतापी राजा था जिसे भीम ने मल्ल युद्ध में हराया था। इसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया और अंतिम बात यह है कि इसका अंतिम शासक रहा रिपुंजय। बस इतनी ही जानकारी हमारे काम की है। इसके आगे हमें जानकारी कम मिलती है या हमारे जो सिलेबस है उसमें पूछी नहीं जाती है। चलिए अगला वंश मिलता है हमें हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। कब की थी? 544 ईसा पूर्व में। यदि मैं बात करूं हर्यक वंश के कार्यकाल की तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश, मतलब पिता की मृत्यु की जाती है। क्या की जाती है? पिता की मृत्यु की जाती है और वो अगला शासक जो होता है उसका पुत्र होता है, शासन को संभालता है। तो चलिए पहले समझते हैं बिंबिसार के बारे में। यहाँ पहला शासक कौन हुआ था? बिंबिसार। इसका कार्यकाल रहा 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार ने सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया। ये त्रिसूत्री नीति को अपनाता था। कौन सी नीति? त्रिसूत्री नीति। और त्रिसूत्री नीति के अनुसार सबसे पहले मित्रता करते थे, उसके बाद वैवाहिक संबंध और में जब ये दोनों काम नहीं करते तो तीसरा होता था युद्ध की नीति। तो इसने इसी प्रकार के वैवाहिक संबंधों से कुछ राज्यों को जीतने का निर्णय किया। जैसे उनमें से कुछ राज्य हुए थे आपके, जैसे पहला इनका जो विवाह था वो हुआ था महाकौशली से। किससे हुआ था?
महाकौशली से। ये 3 पत्नियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है महाकौशली, दूसरा है चेलना और तीसरा है क्षेमा। ये 3 पत्नियों के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। और भी हैं, लगभग 100 से अधिक विवाह किए थे बिंबिसार ने। चौथा आता है अम्रपल्ली। ये 4 पत्नियों के नाम हैं जो आप याद रख सकते हो। महाकौशली कौन थी? महाकौशली कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री और प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन थी कौन? महाकौशली। दूसरी आती है चेलना। चेलना थी वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी कौन? चेलना। तीसरा है क्षेमा। क्षेमा पंजाब के मध्य देश के राजा की पुत्री थी। किसकी थी? पंजाब के मध्य देश के राजा की पुत्री। तो ये शुरुआती जो 3 पत्नियां हैं इनको आप याद रख सकते हो। क्षेमा को प्रिय पत्नी भी माना जाता है इनकी, बिंबिसार की। अगला देखते हैं, इन्होंने अंग पर विजय की। क्या किया? अंग पर विजय की। उसने अंग देश को जीतकर मगध में मिला लिया, जिससे मगध की शक्ति काफी अधिक बढ़ गई। अगली, इसने राजधानी बनाया राजगृह को या गिरिब्रज को राजधानी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित प्रतीत होती थी। बिंबिसार का शुरुआती धर्म जैन धर्म माना जाता है। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही क्या थे? समकालीन हुआ करते थे। और बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, इतनी जानकारी थी इसके बारे में। अगला, बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु। कौन था? बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने ही अपने पिता की मृत्यु की, मतलब बिंबिसार की मृत्यु की और पितृहंता की शुरुआत की। इसका कार्यकाल चला 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व। यहाँ पे युद्ध नीति की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला हुआ था बज्जी के साथ। किसके साथ? बज्जी, जो कि वैशाली महाजनपद का एक हिस्सा था। और यहाँ पे बज्जी के साथ जब युद्ध चला तो लगभग 16 साल तक युद्ध चला। कितने साल तक? 16 साल तक युद्ध चला। और 16 साल में भी, मतलब 16 साल तक कई बार इन्होंने प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन गौतम बुद्ध ने इन्हें सलाह दी और इनके एक मंत्री थे वत्सर नाम के, वत्सकार नाम के। क्या नाम के मंत्री थे? वत्सकार नाम के। गौतम बुद्ध की सलाह पे वत्सकार को वहां पे भेजा गया बज्जी में। उनकी सेना में शामिल हुए और कूटनीति से उन्हें क्या किया? पराजय किया। ठीक। और दूसरा, कौशल के साथ लंबे समय तक ये हो गया अपना। अगला आता है सैन्य तकनीक। इसने युद्ध में 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। कितने नए हथियारों का? 2 नए हथियारों का नाम याद रखने हैं आपको। पहला था रथमूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। ये मैंने जो 2 चित्र दिए हैं, ये है रथमूसल और ये है महाशिला कंटक। ये आपको याद रखने हैं। रथमूसल क्या था? गदा लगा हुआ था रथ में। और महाशिला कंटक क्या था? पत्थर फेंकने वाली एक मशीन थी, जो कि आपने बाहुबली फिल्म में देखी ही होगी। ठीक है। अगला, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसके समय पे, मतलब अजातशत्रु के समय पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत, अच्छा महापरिनिर्वाण आपको समझ में आता है? मतलब ये थी एक घटना थी बुद्ध के मृत्यु की घटना। बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद अजातशत्रु के संरक्षण में ही राजगृह में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई। कहां पे हुई थी? राजगृह में। कौन सी संगीति? बौद्ध धर्म की पहली संगीति यहाँ पे आयोजित हुई। ठीक है, ये था अजातशत्रु के बारे में। अगला, अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। कौन हुआ? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र ही था उदयन। और जो अजातशत्रु ने परंपरा चलाई थी पितृहंत्रा की, उसी के अनुसार यहाँ पे भी उदयन ने भी उसी परंपरा के तहत उसका पालन करते हुए सत्ता को प्राप्त किया और राजगद्दी पे बैठ गया। उदयन का कार्यकाल चला 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे नई राजधानी, इसने राजधानी बदल दी। उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर आने वाली पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और मगध की राजधानी राजगृह को हटाकर अब पाटलिपुत्र में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। किसने किया? उदयन ने किया। समझ में आया? दूसरा, यह जैन धर्म का अनुयायी था और पाटलिपुत्र में जैन चैत्य का निर्माण करवाया। ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैन चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? उदयन ने करवाया था। कहां पे करवाया था? पाटलिपुत्र में।
समझ में आया इतना? बेसिक सी जानकारी थी। कार्यकाल याद रखोगे आप 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। दो तीन चीजें और है याद रखने की। पहले बात तो ये, इसने जो परंपरा थी इसके पिता के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा जो शुरू की गई थी, उस परंपरा का पालन करते हुए इसने सत्ता को प्राप्त किया। दूसरा, इसने एक नई राजधानी बनाया पाटलिपुत्र। पहले तो शहर बसाया पाटलिपुत्र नाम का, फिर उसे मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पे आने वाला क्षेत्र है। चलिए, अगला था नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? नागदशक। दूसरा, ये एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक होने के कारण इसके मंत्रियों और जनता ने इसे गद्दी से हटा दिया, और इनके मंत्री हुआ करते थे शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। बाद में शिशुनाग ने इसे मारकर, किसको? नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की क्या की? स्थापना की। समझ में आया इतना कि नहीं आया? शिशुनाग वंश की क्या की? स्थापना की। किसने? शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? इनका मंत्री था। किसका? नागदशक का। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगले वंश की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल था 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर शिशुनाग ने इस वंश की नींव रखी। कौन से? शिशुनाग वंश की। क्योंकि शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की नींव रखी, तो इसका संस्थापक कौन हुआ शिशुनाग वंश का? शिशुनाग। अब तो पहले इसका शासक के बारे में पढ़ते हैं। पहला शासक है शिशुनाग। शिशुनाग ने किया क्या था? इसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। किसको मिलाया था? अवंती को जीतकर मगध में मिलाया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। अवंती का राजा उस समय कौन था? अवंती वर्धन था। अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को इसने मगध में मिलाया था, और राजधानी बनाया किसे? वैशाली को। ये दो चीजें हैं याद रखने जैसी। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहे हैं अपन, मैं बिल्कुल भी डीप नहीं जा रहा हूं। चलिए, अगला जो शासक था वो था कालाशोक। कालाशोक ने जो वैशाली बनाया गया था, शिशुनाग के द्वारा जो राजधानी वैशाली बनाई गई थी, उसे पलट के क्या बना दिया वापस से? पाटलिपुत्र बना दिया था राजधानी। क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन कहाँ पे हुआ था? अजातशत्रु के कार्यकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कालाशोक के कार्यकाल में। इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन, जिसे महानंदन भी कहा जाता है। समझ में गया? ऐसा माना जाता है कि राजधानी के भ्रमण के दौरान कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। हर्षचरित बाण भट्ट रचित में इसमें इसका व्याख्यान भी हमें मिलता है। चलिए अगला वंश देखते हैं, नंद वंश। नंद वंश का कार्यकाल चला था 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। यह मगध का पहला गैर क्षत्रिय वंश था। समझ में आया कि नहीं? ये गैर क्षत्रिय वंश माना गया है मगध का, जिसका पहला शासक हुआ था महापद्मानंद। कौन हुआ था? ये क्या बोलते हैं? महापद्मानंद। इसे सर्व क्षत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला, एकराट जैसी कई उपाधियों से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसने बहुत सारी जीतें हासिल की, जैसे कलिंग पर विजय प्राप्त की और 10 राज्यों का मगध में विलय कराया। ये याद रखोगे थोड़ा सा आप, है ना? 10 राज्यों का क्या किया? मगध में विलय कराया। पूरे मगध शासकों में सबसे ताकतशाली माना जाता है किसको? महापद्मानंद को। समझ में आया कि नहीं? इतना याद रख लोगे, इतने में काम हो जाएगा। अच्छा, एक जो मैंने शब्द प्रयोग किया है एकराट का। एकराट मतलब ऐसा राजा जो सभी दिशाओं को जीत लेता है, उसे बोलते हैं एकराट। क्या बोलते हैं? एकराट। इसके जैसे कई सारी उपलब्धियां इसने हासिल की हैं, और सबसे ताकतवर भी ये हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला, अगर महापद्मानंद की बात करें तो ये कौन सा था? जैन धर्म को मानने वाला था, मतलब जैन धर्म का अनुयायी था, और कलिंग में भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा मगध लाया था। कलिंग से मतलब कहां से लाया था भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा? कलिंग से। भगवान ऋषभ देव कौन थे? जैन तीर्थंकर थे। प्रथम जैन तीर्थंकर माने गए थे भगवान ऋषभ देव, और कलिंग से उनकी प्रतिमा को कहां पे लाया था? मगध में लाया था। ठीक, कलिंग से भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को, ये हो गया, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला शासक मिलता है हमें धनानंद। कौन सा था?
धनानंद। धनानंद का नाम धनानंद माना जाता है, लेकिन क्योंकि इसको धन का बहुत ज्यादा लालच था, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, धनानंद हो गया। संपत्ति संग्रह का बहुत शौक था इसको, और शौक था तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का अपमान करना इसकी एक गलत आदत लगी। पहली बात तो ये अयोग्य था, क्योंकि सारी चीजें इसको विरासत में मिल गई। अयोग्य होने के कारण एक तो ये कारण हो गया, दूसरा सबका अपमान करता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि इसने जो चाणक्य थे, आचार्य कौटिल, तो उनको अपमानित कर दिया, और क्रोधित होकर चंद्रगुप्त को उन्होंने क्या किया, ट्रेन किया और रणनीतियां सिखाई, और एक युद्ध कराया चंद्रगुप्त का धनानंद के साथ। चंद्रगुप्त क्या था, मौर्य था, है ना। तो उसका एक युद्ध कराया धनानंद के मंत्री के साथ, और उसको हरा दिया, और धनानंद को गद्दी से हटाकर गद्दी पर स्वयं बैठ गया, कौन, चंद्रगुप्त। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठा तो उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अच्छा, धनानंद सिकंदर का समकालीन माना जाता है, मतलब जब सिकंदर आया था उसी समय की बात है, और सिकंदर इसी के सेना का जिक्र सुन के क्या किया था, मगध से लौट गया था। कहाँ से लौट गया था, ब्यास नदी से। कहाँ से लौटा था, ब्यास नदी से पार करने के लिए मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने, क्योंकि उसको पता था कि धनानंद के पास विशाल सेना है, जिनमें हाथियों का समूह भी उपयोग में लाया जाता है युद्ध के लिए। सिकंदर ने आक्रमण किया था, लगभग 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर। ठीक, तो ये कुछ जानकारी थी आपके मगध साम्राज्य के बारे में। मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट आपको जानकारी दी है, ज्यादा कुछ नहीं बताया है, सिर्फ उतना ही बताया जितना आपके लिए आवश्यकता थी। यहाँ पे हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम से यदि आप जुड़ना चाहते हो, इंदौर-अकेडमी- हटा से जुड़ सकते हो। यदि आप हमारे टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी कंटेंट की पीडीएफ मैं फ्री डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो इस चैनल के माध्यम से आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है इंदौर-अकेडमी-R8K। यदि आप हमारी वीडियो को लगातार देखना चाहते हो, जैसे कि मैं प्राचीन इतिहास की संपूर्ण सीरीज यूट्यूब पर चला रहा हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब पर ज्वाइन करें और हमारी वीडियो को आगे तक देखें। यदि आपको कोई हमसे जानकारी चाहिए इंदौर अकेडमी से संबंधित, तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप दोनों अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।